मंचासीन सभी महानुभावों को नमस्कार। श्रोतागण जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं सबको नमस्कार। टू स्टार्ट विथ कुदरत उत्सव एवं संवाद। मैं कुदरत संवाद, आपको लगता है कुदरत से संवाद संभव है? कितने लोगों को लगता है कुदरत से संवाद संभव है? मैं सीखना चाहूँगा कैसे आप लोग ये बोल रहे हैं। मैं एक एक को आके पूछूंगा। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कुदरत से संवाद संभव कैसे है, दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, आप अपना हाथ लीजिए, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सभी करें प्लीज। तभी मैं वहां बैठ के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ फ्री होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। दोनों हाथ, ये वर्टिकल लाइंस हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप भी करें सर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों को आप मिला लें और इसको जोड़ लें। अब देखें कौन सा हाथ थोड़ा सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। मेरा जैसे लेफ्ट थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। अगर दोनों बराबर है तो कोई भी ले लीजिए, और लेफ्ट को बड़ा करना है तो ऊपर उठा के बोलिए, मेरा हाथ बड़ा कर दो, 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 मेरा हाथ बड़ा कर दो। 5 बार बोलिए। अब फिर से वापस मिलाइए और देखिए बड़ा हुआ है कि नहीं। ये मास हीलिंग है और ये कुदरत से आती है, ये कुदरत से आती है। इसीलिए मैंने कुदरत संवाद देखा तो मैंने देखा कि हाँ भाई, कुदरत से संवाद कैसे करते हैं। इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव बोलिए, जो आप बोलेंगे एग्जैक्टली वही होगा। नाउ स्टार्टिंग विथ हेल्थ। हमें लगता है हेल्थ की बात जब भी करें तो मेडिसिन की बात ना करें, क्योंकि मेडिसिन की बात डिजीज की बात होती है। हेल्थ की बात जरूर खेती की बात होगी, जरूर मिलेट्स की बात होगी, जरूर ग्रेन्स की बात होगी, और जरूर फ्रूट्स नट्स सब चीज़ों की बात होगी। और वो चीज़ें जैसा पहले सभी बोल चुके हैं, जो आपका शुगर यूजुअली ना बढ़ाएं, बहुत तेजी से ना बढ़ाएं, वो आपके लिए अच्छे होंगे। बट इसमें एक बट मैं इसलिए जोड़ूंगा कि हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं और हर तरह के पेशेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल क्योर हो जाएं। तो हमें एक दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि हम कभी भी, मैं तो इस बात के लिए किसी भी मंच से जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं उनसे भी बहस के लिए तैयार हूं कि हम कभी भी, हम भारतीय हैं, कभी भी हम हंटर गैदरर्स नहीं थे। वी वर नेवर हंटर गैदरर्स। हंटिंग, अहिंसा का देश है हमारा। 70% लोग वेजिटेरियन जिस देश में हो, इससे बड़ा लेटर एंड स्पिरिट में ये मतलब अहिंसा की बात हम कैसे दुनिया को और बताएं। लेटर एंड स्पिरिट में 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। हम अहिंसा के देश हैं। हम तो कभी जानवर मारते ही नहीं थे। सेल्फ डिफेंस में बेशक मार दें। हमें बचना है या शेर को बचना है तो शेर नहीं बचेगा और मैं बच जाऊंगा, ये संभव है। लेकिन एज अ रूटीन जानवरों को मारना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए वी वर गैदरर्स। और हम पेड़ से परमिशन मांग के तोड़ने वाले लोग हैं, या जो गिर जाता है वो उठा के खाने वाले लोग हैं। सो वी वर नेवर हंटर गैदरर्स। दूसरा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि आपने कहां से पढ़ा? तो वो कोई यूएस के बुक का नाम लेंगे या इसका नाम लेंगे। एक बड़ी सिंपल सी बात यह है, जो जानवर हैं जिसको कुदरत ने बनाया है वो नॉन वेजिटेरियन। गौर से देखिए, उनके क्लॉज हैं चमड़ी फाड़ने के लिए। आपके हैं? देखिएगा कहीं
हो ना जाए। आप देखें उनके दांत निकले हुए हैं ये गड़ाने के लिए, आपके हैं? अगर नहीं है तो कुदरत से झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? You have been made a vegetarian, remain a vegetarian, and support farmers, because these are the people who are actually feeding you. That is one thing. The second is, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे आगे स्पीकर्स काफ़ी हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, ऐसी कोई दुनिया में बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी है नहीं, लेकिन हो सकता है हमें वो रास्ता ना मालूम हो कि वो कैसे क्योर होगी, ये संभव है, लेकिन यकीन करके चलिए ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जो क्योरेबल नहीं है। और हमारी कोशिश ये है कि हम हर चीज के जड़ तक पहुंचें और उसको क्योर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो खेती विरासत मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और कैंसर डॉक्टर हूँ जो कि कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, तो हम बहुत क्रिटिसिज्म के डेली बेसिस पे होता रहता है। कीमोथेरेपी किसी को पसंद नहीं है, बट बिलीव मी हर पद्धति का, हर सिस्टम का अपना एक रोल है। तो हम यहाँ पे अलग अलग पद्धतियों के बीच में फाइट नहीं करेंगे, हर किसी का, डॉक्टर आज़ाद ने कहा भी, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये भी हम जानते हैं। तो हमारा रोल तो आता है बाद में, जब बीमारी हो चुकी होती है, तो हम सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत हद तक ज़रूरी भी है, बिकॉज सारी चीज़ें सिर्फ नेचुरोपैथी से हम नहीं ठीक कर सकते हैं। पर ये आज का मुद्दा नहीं है कि हम इन पद्धतियों में क्लैश करें और उसमें क्या बेस्ट है या क्या नहीं है। तो मैं कुछ और बातें शेयर करना चाहूँगा जो अभी तक नहीं की हैं। डॉक्टर खादर वाली ने, डॉक्टर आज़ाद ने, डॉक्टर पांडे ने बहुत पॉइंट्स तो ऑलरेडी एलेबोरेट कर दिए हैं। जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइट उसमें एक बहुत मेजर जो है रोल प्ले करती है। अब पेट्रोल वाली गाड़ी में मिट्टी का तेल डालेंगे तो उसका इंजन खराब हो जाएगा, उसका कार्बोरेटर में कचरा जमा हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो शरीर के लिए क्या ज़रूरी है वो वही खुराक उसमें जाएगी, तो वो हमारे शरीर को अच्छा रख पाएगी। तो जैसे अभी वेजिटेरियन डाइट के बारे में बताया, तो हमारा शरीर की जो संरचना है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ये हमारी एक बेसिक डाइट है जो कि इंसान के शरीर के लिए कुदरत ने, नेचर ने जो बनाई गई है। उसके अलावा जो चीज़ें हमने सीख ली, जो कर ली, और स्पेशली अभी जो हम एक ही तरह के ग्रेन्स यूज कर रहे हैं, मिलेट्स कहीं चले गए, और प्रोसेसिंग जो फूड की हो गई है उसमें इतने केमिकल्स ऐड हो गए हैं, उसको डब्बा बंद कर दिया गया है, उससे उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है, उसकी जो अलग अलग मात्रा में विटामिन मिनरल्स हो रहे हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। सो फूड प्रोसेसिंग जितनी ज्यादा कर रहे हैं उतनी उसकी क्वालिटी नष्ट हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हम कितना खाएं। सो क्वांटिटी ऑफ फूड, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीन्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो हम अपना ज्यादा खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन है। इतनी हमें हमारे शरीर को जरूरत नहीं है जितने हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स उसको फीड कर रहे हैं, और वो सारा एक्स्ट्रा फैट, ओबेसिटी और उसके रूप में जमा हो रहा है। सो दीज आर जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, एंड इवन कैंसर के जो रोग हैं ये भी ओबेसिटी से ज्यादा हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, रॉन्ग ईटिंग, एक्स्ट्रा ईटिंग, गलत समय पे खाना, और बासी खाना, बार बार पका के, बार बार गर्म करके खाना, रेफ्रिजरेटर में रख देना। तो ये सारी चीजें तो हैं ही हैं, और ये सब हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमें किसी को ये पता नहीं है, पर बार बार हमें इस चीजों को रिवाइज करना है, इस पे ध्यान देना है, ताकि हम अपने डेली जीवन में इन चीजों को जो गलत है उनको चेंज करें। ठीक है, ये तो हम सब जानते ही हैं। बट इसके अलावा जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, बॉडी माइंड सोल की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हमारे मन का कितना प्रभाव है हमारी बॉडी पे। क्वांटम हीलिंग के भी बात की। सो ये कैसे ये चीजें हमारी लाइफ को, हमारी, और ये बीमारियां पैदा करती हैं। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर
हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट? जो हमारा हार्ट अपने आप काम कर रहा है, सांस हम अपने आप ले रहे हैं, किडनीज काम कर रही हैं, अंदर डाइजेशन हो रही है, इंटेस्टाइन्स काम कर रहे हैं, तो ये पाचन क्रिया चल रही है, सारे सिस्टम चल रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। सो ये नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है, ये दो चीजों में डिवाइड होता है। सो नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट रहता है, राइट? सो लाइफ में जो हमारे जो विचार हैं, जो भाव हैं, गुस्सा करना, ग्रीड, डर, फियर जो है, एंजाइटी, हर समय एंग्शियस रहना, डर में रहना, खौफ में रहना, तो ये चीजें हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा असर करती हैं। तो एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगा, सो नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चल रहा है, हम आराम से सांस ले रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, हमारी हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो एक स्टेबल उसमें रहती है। मान लो अब जैसे हम इस हॉल में हैं, सडनली बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या होगा? हमारे मन में डर पैदा होगा और हमें उस सिचुएशन से बचना है। आग लग गई है, सबको अपनी जान बचानी है, इस बिल्डिंग से बाहर भागना है, अपना सामान भी बचाना है, अपनी वैल्यूएबल आइटम्स लेके, हमें मोबाइल फोन स्पेशली, है ना? तो क्या करेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। उसमें क्या होगा? हमारे हार्ट जो है ज्यादा पंप करेगा, धड़कन तेज हो जाएगी, सांस तेज हो जाएगी, रेस्पिरेशन तेज हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि हमने भागना है, हमारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो हम भागेंगे, हमारी सांस फूल जाएगी, फिर हम बिल्डिंग से बाहर पहुंच जाएंगे। और जब उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जो आग लगी हुई है, बाहर सेफ पहुंच गए, तो क्या होगा? वापस सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस आ जाएगा। सो धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगी, सांस जो फूला हुआ था वो ठीक हो जाएगा और मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, तो हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिलके पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी, BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ, जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस की नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, BP, शुगर, थायराइड, मोटापा,
घुटनों का दर्द या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। सिंपल, सारे सिस्टम सही हो गए और हम बच गए। अब अगर हमारे जीवन में रोज ही आग लगी हो, जीवन में आग मतलब हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे विचारों में, हमारे आदान प्रदान में, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ही एक्टिवेट रहेगा। धड़कन तेज, जिसको कहते हैं ना एंजाइटी, कि वो एंजाइटी चली जा रही, तो वो क्या पैदा करेगी, ये सारी बीमारियां जो हैं। उसमें हाइपरटेंशन भी होनी है, उसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होनी है, उसमें अस्थमा भी होना है और कैंसर जैसे रोग भी होने हैं, बिकॉज उसमें स्टेरॉइड्स भी बनेंगे हमारे। जब ये सारा सिस्टम बनता है तो क्यों ये सारी रेस्पिरेशन और ये तेज होती है, बिकॉज स्टेरॉइड्स, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स बनाते हैं जिसमें कि स्टेरॉइड्स भी होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और लगातार अगर हम उस सिचुएशन में रहेंगे तो अंदर ये स्टेरॉइड ज्यादा बनेंगे और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और हम बीमारियों का शिकार होंगे। तो जब बॉडी माइंड सोल की बात कर रहे हैं तो हमें अपने जो रिलेशनशिप्स में है प्रॉब्लम्स हैं, जो आग लगी हुई है, उसको कैसे शांत करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है, टू डेवलप फॉरगिवनेस, टू डेवलप अनकंडीशनल लव। मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा एक बात कहता हूं कि जो मेन जो समस्या है ना, सबसे बड़ी समस्या संसार की क्या है, दैट इज लैक ऑफ लव। ये जो अनकंडीशनल प्रेम की जो कमी है, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है जो मैनकाइंड अभी देख रहा है। चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू लैक ऑफ लव। बिकॉज उसी वजह से फियर है, उसी वजह से ग्रीड है, उसी वजह से ये सारी जो जमा करने की प्रवृत्ति है, तो इस वजह से हो रहा है। अनकंडीशनल प्रेम अगर डेवलप करेंगे, दूसरों को माफ करेंगे, तो ही हम शांत रह सकेंगे, तो ही हम अपने जीवन को थोड़ा और बेटर बिहेव, बेटर कंट्रोल और बीमारी से भी मुक्त हो सकते हैं। राइट? ये तो होगी बॉडी माइंड सोल की। एक और जो चीज कहना चाहूंगा संक्षिप्त में, खेती विरासत मिशन से इंस्पायर होके कुछ साल पहले, लगभग 3-3.5 साल हो गए, बिकॉज एज कैंसर स्पेशलिस्ट हम देखते हैं कि बहुत पंजाब में स्पेशली बहुत कैंसर है, सारे विश्व में ही है, सारे कंट्री में भी है, बट हमारी कुछ रीजन्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और जो केमिकल युक्त जो हमारी जो एग्रीकल्चर है, उसको हम भी एज डॉक्टर्स मानते हैं कि वो एक मेन एक कारण है बीमारियों का, ना सिर्फ कैंसर बल्कि और भी बहुत सी बीमारियां हैं। और तो इनसे इंस्पायर होके हमने अपना एक खुद का ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि हमने कुछ 4 एकड़ लैंड लीज पे लेके, वो भी हमारे ग्रुप मेंबर ही हैं डॉक्टर साहब जिनकी लैंड है, और शायद कुछ मेंबर्स इस ऑडियंस में भी हों। तो हम कोई रफली 50 प्लस फैमिलीज हैं, मेंबर फैमिलीज हैं, और कुछ फार्म लेबर्स हमने अपने साथ एम्प्लॉय किए हुए हैं, और कुछ हमारे मेंबर्स हैं, गुलाटी जी हैं, जीवन ज्योत मैडम हैं, और कुछ और मेंबर्स जो ज़्यादा एक्टिवली वहाँ पे सुपरवाइज करते हैं। तो हम खुद की सब्जियां उगा रहे हैं, और वो सारी एक देयर इज अ ड्राइवर गाड़ी जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खुद के मेंबर्स में। चंडीगढ़ और मोहाली के मेंबर्स हैं हमारे। जितनी भी सब्जी सीजनल उगती है वहां पे, विच इज टोटली केमिकल फ्री, एब्सोल्युटली 200% केमिकल फ्री है, बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं होता, ओनली ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर यूज देयर, और वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और लगभग 400 फलों के पेड़ भी हमने लगा दिए हैं, जिसके कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो भी दिस इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका अब मैं ये तो नहीं क्लेम करता कि उसमें सारी हमारी किचन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वो नहीं हो सकता,
सो कुछ % हमारी किचन की रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो रही है और वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की बड़ी स्वादिष्ट खाना हमें वहां से मिल रहा है और वो धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले साल में रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, दूसरे साल बेटर हुए, तीसरे साल और बेटर हुए, बट वी आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। बट ये बहुत मुश्किल था। पहले साल में मुझे लग रहा हम छोड़ दें, ये खेती हमारे बस का काम नहीं है, बिकॉज हम में से कोई भी फार्मर नहीं था और ये फार्मिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा। और समझ में आया कि फार्मर्स क्या अंडरगो करते हैं। सो वी मस्ट सपोर्ट अवर फार्मर्स एज मच एज वी कैन और इस तरह के और ग्रुप्स हम डेवलप करें और इसको बढ़ावा दें। जहां जहां हम कर सकते हैं अपने किचन गार्डन्स डेवलप करें और अपने फार्मर्स को ऑर्गेनिक उगाने के लिए भी हम कहें, उससे भी चेंज आएगा। धन्यवाद। खेती विरासत मिशन की जर्नी जब से शुरू हुई है, मैं उमेंद्र जी के साथ हूं तब से। जर्नी शुरू होने से पहले से ही साथ हूं वैसे तो कार्यक्रम जो है खेती विरासत के जब भी होते हैं मैं आता हूं और उमेंद्र जी के साथ ही होता हूं। हर बार उमेंद्र जी बोलते हैं कि तू भी कुछ बोला कर। मुझे बड़ा संकोच होता है हर बार जब मैं देखता हूं, आता हूं और देखता हूं कि इधर भी या इधर भी तो बहुत ही अपने अपने फील्ड के एक मतलब टॉप विद्वान योग्य व्यक्ति बैठे होते हैं। तो मैं यहाँ के ना सीखना चाहता हूँ, तो मुझे बोलने में हर बार संकोच होता है। तो हर बार उमेंद्र जी बोलते भी हैं, फिर बीच में इन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, कहने कि तू भी कुछ कहे, क्योंकि कहते हैं कि तू अपने आयुर्वेद जो BAMS डॉक्टर हैं उनको बुलाया करो। मैं बुलाता भी हूँ तो आते नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो फिर यहाँ सीख के जाता हूँ। तो खैर आवाज अब आ रही है? ठीक ठीक ठीक। तो इस जो उमेंद्र जी ने जो यज्ञ शुरू किया है, तो पंजाबी जी बोलना मैं, खैर अगर सारा उचित लगे तो इस ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਯਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਯੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਔਰ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ। तो सारे देवतावां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਦੇਵਤਾ ਜਾਏ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੀਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 650 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ MBBS 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, BAMS 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। तो जो मैं पहली बार होलिस्टिक शब्द सुनिया तो मैं जो डिक्शनरी 'ਚ देखा तो समझ में आया भी ये सर्व समावेशी, व्यापक, इस तरह के अर्थ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਜੀ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈ,
ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰੜ ਬੇੜਾ ਆਮਲੇ ਦੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਬੇਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੰਘੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਲ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਬਾਲ ਦੇ 3000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਬਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੰਘੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੰਘੀ ਵਾਂਗੂ ਵਾਹਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਐ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਪੇੜ ਕੋਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਏਗੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਨੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਨੀਚਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਲੁਪਤ ਪ੍ਰਾਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਵਰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਸੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।